नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, अरुण सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, एक बड़ी बहस है इस समय जो लगातार चर्चा में बनी हुई है। हमने देखा है पिछले कुछ समय से विपक्ष जो है बहुत मजबूती के साथ ये मांग कर रहा था कि जो सीईसी का चयन है, जो उसका प्रोसेस है, जो कमेटी है, उस कमेटी में सीजेआई को होना चाहिए। जो पहले थे भी, बाद में संसद से कानून बना करके मोदी सरकार ने उनको बाहर किया और प्रधानमंत्री के साथ साथ उनके द्वारा नामित एक मंत्री उनके साथ रहता है और नेता प्रतिपक्ष रहते हैं। यानी तीन लोगों की कमेटी में 2-1 से फैसला होता है। नेता प्रतिपक्ष अकेला होता है, 2 लोग सत्ता पक्षी होते हैं। अब इस ये जो बहस है वो कानूनी रूप से कोर्ट के अंदर भी हो रही है सर। बहुत उसमें कई सारी गंभीर चीजें निकल करके आ रही हैं, वो हम आपसे समझेंगे उसको विस्तार से। लेकिन सर, हम शुरू इस सवाल के साथ करते हैं कि जिस तरीके से सीजेआई साहब ये बात कह रहे हैं अब कि अगर उन्होंने ये सुनवाई की तो उनको पार्शियल समझा जाएगा। तो एक सवाल ये है सर कि सीजेआई साहब, या जिस तरीके का पिछले कुछ समय से हम जुडिशरी का हश्र देख रहे हैं, वो हश्र आज तक क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा था? जब इस देश का एक चुना हुआ सांसद सीजेआई पर, तत्कालीन सीजेआई पर इतना गंभीर आरोप लगाता है कि सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट इस देश में गृह युद्ध कराने के जिम्मेदार है, तब क्या सुप्रीम कोर्ट को ये समझ में नहीं आता है? तत्कालीन सीजेआई को समझ में नहीं आता है? आज हमारे जो सीजेआई साहब है उनको भी सत्ता के साथ जोड़ करके बहुत सारे गंभीर आरोप लगते हैं। इन सारे मामलों में तो हर बार वो खामोश रहे, लेकिन आज जब देश को लेकर एक इतने बड़े चैलेंज की बात जहां पर है, वहां पर उनको पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी और इमेज की चिंता हो रही है। क्या मायने रखता है? मैं इससे शुरू करूं और जरा ये पूरा जो मामला है, जो पूरा केस है, उसको भी हमारे दर्शकों के लिए आसान भाषा में समझाइएगा अरुण सर। हाँ, नमस्कार राय साहब। देखिए, पहले तो लोगों को ये क्या केस है और क्या इसका प्रोग्रेस हुआ है वो मैं एक बहुत संक्षिप्त रूप में समझाऊं, और उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि ये जो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको किस गलत तरीके से डील किया, कैजुअल मैनर में डील किया, जो आप बात कर रहे थे। ये पहले होता क्या था कि केवल एक ही कमिश्नर होता था, जो कि सेशन साहब के तब तक चला। लेकिन सेशन साहब ने जब इतनी सख्ती की तो इसको 3 मेंबर कमीशन बना दिया गया और यह कहा गया कि ये तीनों जो है बराबरी के रैंक के रहेंगे और चीफ कमिश्नर उसका वो रहेगा। इनका चयन जो है सरकार ही करती थी, लेकिन चूंकि कोई गलत चयन नहीं हो रहा था, खाली एक नवीन चावला को छोड़ के, तो कहीं से भी ये नहीं आवाज उठी कि जो है सरकार के अलावा जो है एक कमिटी बन के जो है इसको जो है चुनाव आयोग के उस सदस्यों को चुने। जब भाजपा पावर में आई तब उन्होंने जो है पक्षपात करके ऐसे चुनाव आयोग को चुनने लगी जिससे कि पूरा लोगों को पता चलता था कि ये चुनाव, ये जो है कमिश्नर हैं, ये पक्षपात कर रहे हैं, ये न्यूट्रल नहीं। तब लोग कोर्ट गए, तो कोर्ट में जो है 2023 में एक नहीं 5 जजों की बेंच ने कहा कि हाँ, जो प्लेयर है वो उसको नहीं चुन सकता, एक न्यूट्रल दिखनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट वे में होना चाहिए और सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। तो निष्पक्ष चुनाव आयोग को चुनने के लिए उन्होंने कहा कि जब तक इसके ऊपर संसद कानून नहीं बनाती है तब तक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर मिल के जो है चुनाव आयोग के कमिश्नरों का चयन करेंगे, की नियुक्ति करेंगे। अब ये 6 महीने भी नहीं हुए, ये आप समझिए मार्च वगैरह में आया, तो दिसंबर में सारे मतलब 140 मेंबरान को निकाल दिया गया 2023 में, और कानून पारित किया गया कि नहीं, ये एक मिनिस्टर सरकार का रहेगा, प्रधानमंत्री रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष का रहेगा, तो और चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया। इसका मतलब यही कि एक दिखाने के लिए कि सरकार या जो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है वही अंपायर को चुनेगी। ये एक डेमोक्रेसी के बेसिक टेनेट के खिलाफ जाता था और जनवरी 2024 में इस पर केस किया गया। जनवरी में उसका नंबर था 14, रिट पिटिशन नंबर 14/2024। अब आप देखिए, जब एनजीएससी बनी तो इनके चयन के ऊपर जब आई तो उसको इन लोगों ने तुरंत सुन लिया।
5 मेंबर की बेंच बनाया, जस्टिस केयर हेड कर रहे थे और उसको उल्टा कर दिया कि नहीं हम ही चुनेंगे, सरकार कैसे चुनेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं और सबके सामने ये एक बात कहता हूं कि 31 जज में अगर 4-5 जज सरकार गलत चुनती है रिकमेंडेशन के बाद, तो उतनी हानि नहीं होती है जितनी कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर वो सरकार का पिट्ठू हो और वो पूरे डेमोक्रेसी को जिस तरह से हार्म करे, तो वो कहीं ज्यादा मतलब कि प्रायोरिटी में इनके आना चाहिए था। और इसके लिए मैं जितने भी लोगों ने इस बात को नहीं सुना 2000 जनवरी से लेके 2026 तक, सबके सब जिम्मेवार हैं और सबके सबको जो है जनता के प्रति अपना एक्सप्लेनेशन देना है कि क्यों ऐसा चुनाव आयोग लाया गया जहां की एक एक स्टेट में 4-4 करोड़ लोगों की वोटें काटे जा रही हैं। हर जगह आप 10% से तो ज्यादा काटा ही जा रहा है। क्या इस तरह का एक चुनाव आयोग होगा जो बेईमान होगा, जिसको कि देखिए जब ये तो हुई कि किस तरह से केस चला और क्या उसमें इश्यूज आई कि अब चुनना है। उसके बाद किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझ के इस बातें को नहीं सुनी। तो जब ये केस आया परसों, तो लिस्ट हुआ तो जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा कि भाई लोग हमको ये अक्यूज करेंगे कि हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में हैं, इसलिए मैं दूसरे बेंच को भेजता हूं। तो क्या उनको जिस दिन ये पहली बार आया था तो मालूम नहीं था, या क्या जानबूझ के इन्होंने साल भर डाला? क्या इनको आज चिंता हो गई कि लोग सोचेंगे? क्या ये नहीं जानते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, कि क्यों आपने नहीं सुना और कब से नहीं सुना और कैसे नहीं सुना? क्या उसके बारे में लोग नहीं सुन रहे हैं, सोच रहे हैं? क्या लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि आपका चुनाव गोगोई ने कैसे किया? ये सारी चीजें जब आप अपने ऊपर आता है, आपके एडवांटेज में होता है, जब आपको उस मामले को सुनना नहीं होता है, तब आप कहते हैं कि लोग सोचेंगे कि हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में है। क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? वो ये है कि चूंकि पुराना जो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया था उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस को रखा, और यही प्रस्ताव जो है कुछ पिटिशन में है। वैसे ये भी बहुत गलत है, क्योंकि आजकल जो है हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस आफ्टर चीफ जस्टिस जो गोगोई हों या चंद्रचूड़ हों वो सरकार के साथ मिले होते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि अगर वो अरे होना चाहिए यूनानिमस, कि तीनों मिलके जिसको भी चुने वो यूनानिमस होना चाहिए, कोई 2-1 का नहीं होना चाहिए बट्टा। खैर, तो चूंकि उसमें चयन करता में चीफ जस्टिस का भी नाम आ गया, तो जो है उन्होंने कहा कि लोग हमको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए अक्यूज करेंगे। तो प्रशांत भूषण को खूब मालूम है, कहते नहीं साहब हम नहीं करेंगे। नहीं नहीं आप नहीं करेंगे, लेकिन और लोग तो करेंगे ही। तब प्रशांत ने कहा कि नहीं, ऐसा है कि हमारे हिसाब से कोई भी आप ऐसे जज के सामने न रखें कि जो फ्यूचर चीफ जस्टिस बनने वाला हो। अभी भाई फ्यूचर चीफ जस्टिस में अगर नागरत्ना के पास जाता है या पारदीवाला के पास जाता है तो क्या बुरा है? अभी तो साल भर तो यही रहेंगे, अगर सुनवाई अप्रैल में होगी तो वो तो मामला खत्म हो जाएगा। और वही था तो ये जस्टिस सूर्यकांत चीफ जस्टिस बनने वाले थे, और खन्ना साहब ने इसी ग्राउंड पर अपने यहाँ से केस हटा के फिर से भेज दिया। तो उस समय कहना चाहिए था ना कि शुड नॉट बी हर्ड। तब बोले हाँ हाँ हमने इसका इंतजाम कर लिया है। इन्होंने कहा मतलब ये पहले से जब इनको करना होता है तो पहले से सोचे हुए थे कि कोई भी फ्यूचर चीफ जस्टिस के ये मामला नहीं जाएगा। तब उसके आगे गोपाल शंकर नारायण थे, उन्होंने कहा कि देखिए उस समय एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठ रही है, तो उसमें ये ओवरलैप नहीं हो कि वही जजेस रहे जो ये मामला सुनने वाले हैं। तो बोले कि हाँ हाँ हम उसका भी सोच चुके हैं, और उसका भी हमने जो है बेंच में कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। तो जब सोचना होता है, अपने यहाँ से मामला हटाना होता है, तब तो सारी बातें लोग क्या कहेंगे भूल जाते हैं, वो ये रहता है। और जब खुद सुनना होता है, और खुद कहा इन्होंने, आपको मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि जब ये मामला आया और चुनाव आयोग का जब चयन होने वाला था 19/3 को,
तब 12 को इन्होंने जब लिस्ट हुआ 42 नंबर था उसका सुनवाई का नंबर, तो जब ये कोर्ट गए और कहे कि जरा इसको अर्ली सुन लीजिए, तो बोले कि नहीं नहीं हम इसको 19 मार्च को सुनेंगे, जबकि चयन होने वाला था 17 या 18 मार्च को ये ज्ञानेश कुमार का। तो जब इन्होंने कहा तो ये कहे कि अगर वो सेलेक्ट करेंगे, समझा ना, तो बहुत चेतावनी दी इन्होंने, समझा ना, कि वी विल सी कि वो कैसे सेलेक्ट करते हैं, इस तरह का उन्होंने ये कहा था, समझा ना। तो लेकिन जब 19 को जब आया तो फिर नहीं सुना। तो इसका मतलब अगर लोग सोचने पर अगर उनको चिंता है तो लोग यही सोचेंगे ना कि आपने जो है ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयोग बनने दिया और एसआईआर को लाने दिया, क्योंकि एसआईआर में भी आपने नहीं इंटरवीन किया, उसकी भी आपने जो है कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल वैधता को आपने तय नहीं करी, और बार बार आप ऑर्डर पास करते गए कि जो है कि किस तरह से एसआईआर कंप्लीट हो, और करोड़ों लोग उसके अंदर में जो है उनका वोट कट गया। ये तो वेस्ट बंगाल में है कि ममता बनर्जी और लोग खड़े हैं कि एक एक गरीब का एक एक का जो है वो चैलेंज कर रहे हैं, और आज ये स्थिति है कि ये उसका पूरा जितनी हियरिंग है उतने दिन नहीं है कि उसको कंप्लीट कर पावे, और जिस तरह से तांडव नाच ये बेईमान ज्ञानेश कुमार ने कहा है, जिसको कि ये जो कहते हैं कि लोग कहेंगे, इस पर हम भी, सॉरी मैं थोड़ा डाइवर्ट कर गया, बोलना चाहूंगा कि जब पूरे बिहार में रैली चली चुनाव आयोग के खिलाफ, तो उस समय इनको नहीं समझ में आया कि लोग क्या कह रहे हैं। जब संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन डाला गया तो नहीं समझ में आया कि लोग क्या कह रहे हैं। आज इंटरनेशनल लेवल में आपकी डेमोक्रेसी की रैंकिंग जो है गिर के 105 पर चली आई है आउट ऑफ 175, और आपको हंगरी, रशिया, टर्की ऐसे जगह से आपको कंपेयर किया जा रहा है। क्या ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है ये धब्बा नहीं है? इलेक्शन कमीशन तो बेईमानी करेगा ही, उसको अपॉइंट ही किया गया है बेईमानी करने के लिए, और वो पक्षपात पर पक्षपात किया जा रहा है और उसको कोई नहीं रोक रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक रही है। वो सुप्रीम कोर्ट जो कहती है कि 15 मरे हुए लोगों को ला दीजिए तो हम एसआईआर कैंसिल कर देंगे, और यहाँ 15 क्या 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो है आप देख रहे हैं जो मरे, जो जिंदे हैं उनको मरे वो घोषित कर दिया गया, कुछ नहीं कर रहे हैं, वोट पर वोट काटे जा रहे हैं। तो जब अपना मामला होता है, अपना चयन करना होता है, तब तो तुरंत सुनवाई करके सरकार के उसको आप पलट देते हो। जब जनता का मामला आता है, जब वोटिंग का मामला आता है, और जब आपको दिख रहा है कि एक पक्षपाती चुनाव आयोग वहां बैठा है, और उसके बाद अगर आप उसके चयन के बारे में नहीं सुनते हो और वो जितने गलत काम कर रहा है उसको करने देते हो, तो ये भी प्रश्न उठता है कि उसी बेंच को ये सोचना चाहिए कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। सोचेंगे नहीं, क्या सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन जब कन्वीनियंट होता है तो कहते हैं लोग ऐसा सोचेंगे। आप ये बात करिए कि क्या आपके बारे में लोग सोच रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। एक सवाल सर ये भी उठता है कि जब सीजेआई को खुद उस कमेटी में रखने की बात हो रही है, तो ऐसे में सीजेआई का सुनवाई में बने रहना, वो उसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? भाई सीजेआई खुद उसकी सुनवाई कैसे कर सकते हैं? अगर नियम के हिसाब से हम देखें, कानून के हिसाब से देखें, अगर लोग के हिसाब से देखें, तो कैसे क्या ये ठीक रहे? और सीजेआई को अलग कर लेना क्या बेहतर कदम नहीं है? नहीं नहीं, देखिए इसमें 2-3 चीजें हो सकती है। एक तो है कि जिस समय उन्होंने कहा कि सीजीआई को रखिए, उस समय संसद ने कोई कानून नहीं पास किया था, तो उस कानून के साइलेंट होने के ऊपर उन्होंने ये सजेशन दिया। पहले तो ये दिखाया कि सरकार का चुनाव आयोग का चयन करना कैसे गलत है और डेमोक्रेसी के ऊपर एक धब्बा है। तब उन्होंने कहा कि जब तक कानून नहीं बनता है तब तक ये आप अरेंजमेंट रखिए। आज जो आपके सामने मेन मुद्दा है वो ये है कि जो कानून बना ये गलत है। ये जो है फंडामेंटल राइट 14 और 21 और ये पक्षपाती वो जो है उसके कारण जो है इनको हटाया जाए। अभी ऑल्टरनेटिव का ये जो है क्लेम नहीं कर सकते,
और चुनाव अगर इनको सजेस्ट भी करना है तो अपना स्पेशल पावर 142 में एक्सरसाइज करेंगे। अभी तो मुद्दा है कि क्या ये जो कानून बना इसकी वैधता अब चैलेंज हो रही है। आप समझ रहे हैं? तो इसमें आप जो सही कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस कहीं आते ही नहीं है, इनको सुनना ही नहीं चाहिए। कौन कह रहा है कि अब इसमें चीफ जस्टिस हो? लोग ये भी कह सकते हैं, जो कि हम आपको बताएं, नेपाल का कानून इससे कहीं बढ़िया है। पहले तो चयन होता है, उसके बाद अगर आप ये कहें कि जिसका भी चयन हो वो पार्लियामेंट में 2/3 या 3/4 मेजोरिटी से जो है उसका पास हो, तो ऑपोजिशन का वोट होगा ही नहीं, तो आप कभी पास ही नहीं कर पाएंगे, तो कोई पक्षपाती आ ही नहीं पाएगा। तो आपके पास बहुत सारे मतलब कि ऑल्टरनेटिव सजेशन है, क्योंकि ये बेस्ट सजेशन नहीं है। हमने बार बार देखा है कि चीफ जस्टिस जो है सरकार के साथ वो साइड करेगा तो फिर एक ज्ञानेश कुमार आ जाएगा, जैसे एक राजीव कुमार गया, ज्ञानेश कुमार आ गया। वो तो लाइन लगी हुई है ना इस तरह के गलत लोगों की, और क्या उसमें गारंटी है? तो हमारे हिसाब से उनको उसी समय रिक्यूज कर देना चाहिए था कि हम प्रोस्पेक्टिव हैं तो हम ये कर दें, लेकिन उनको उस पद पर बनाए रखने का जिम्मेदारी जो है जस्टिस सूर्यकांत को लेनी पड़ेगी। और इसके बारे में ये कहने की कोई नहीं जरूरत है कि क्या कि लोग सोचेंगे, लोग सोच चुके हैं, और इसीलिए उसके खिलाफ उन्होंने जो है महाअभियोग लगाया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाया है। अब आपके ऊपर है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं कि इसको आपने वादा करके पूरे कंट्री के सामने आपने कहा था कि कॉन्सिक्वेंसेस विल फॉलो अगर आपने चयन किया, और फिर आपने 19 मार्च को नहीं सुना, तो आपके बारे में क्या लोग सोचेंगे? उस बयान को लेके जब आपने सुप्रीम कोर्ट से उस दिन कहा कि अगर उन्होंने अपॉइंट कर दिया 17 या 18 तारीख को, कॉन्सिक्वेंसेस विल फॉलो, क्या कॉन्सिक्वेंस फॉलो हुआ? SIR। और वो SIR को भी ये चलाते गए, कह दिए कि नहीं, SIR विल गो ऑन, वी विल नॉट डिसाइड द मैटर। आज सब जगह SIR डिसाइड तो नहीं किया ना, वो केस जो है जुलाई से पेंडिंग है। तो ये बात है इसके अंदर में, और ये एक बहुत मतलब उनको भी सोचना चाहिए कि जब आप इस तरह का काम करते हैं तो लोग वाकई सोचते हैं, और आप तब सोचते हैं जबकि चिड़िया चुग गई खेत, जब SIR हो गया तब आप कहते हो लोग ये सोचेंगे। पहले क्यों नहीं सोचा? जिस दिन रैली निकली बिहार में क्यों नहीं सोचा? आज आप सोच रहे हो। लोगों की सोच से डर करके CJI साहब इस सुनवाई से बाहर हो जाते हैं, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अब जरा कुछ टेक्निकल चीजों में मैं दर्शकों के लिहाज से आपसे थोड़ा सा समझ लेना चाहता हूं। सर, अब जो ये कानून है वो संसद से पास हो चुका है, ऐसे में सुनवाई अगर होती भी है, कोई भी आता है, CJI हट जाए, अब तो जो इनको खेल करना था वो कर दिए है पूरा, अब तो सरकार के फेवर में सब कुछ हो चुका है। ऐसे में क्या कोई भी जज जो भी बैठेगा, इसको सुनवाई करेगा, जो भी बेंच सुनवाई करेगी, क्या संसद के इस कानून को बदलने की जहमत उठाएंगे? वो क्या संसद के कानून को खत्म करना चाहेगा कोई भी बेंच या कोई भी जज? देखिए, इसमें दो बातें। अगर कोई भी जज अपने बारे में कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, जैसे चंद्रचूड़ के वो पांचों जो उन्होंने वो गोगोई के थे, या गोगोई के बारे में क्या सोचेंगे, जब वो अगर उस तरह का जज अगर होगा कि अपनी वो, तो ये लॉ तो पक्का स्ट्राइक डाउन होगा, समझा ना? ये पूरा पक्षपाती, ये तो यही हुआ कि पाकिस्तान में खेल रहे हैं, पाकिस्तान जो है क्रिकेट में अपना अंपायर अपॉइंट कर रहा है, जो करता था, और बॉल जो है आधा फुट ऑफ स्टंप के होती थी, और LBW जो है हाउस दैट बोलने के पहले ही वो उंगली उठा देता था। तो वही उस तरह का पूरा है, बेईमान आदमी है। तो अगर जज उसको डिफेंड करेगा तो उसके ऊपर भी वो धब्बा लगेगा, वो बेदाग नहीं जाएगा। बहुत सारे जज रिटायरमेंट के बाद देख लीजिएगा, तो वो तो स्ट्राइक डाउन होगा। लेकिन जो इनको असल काम करना चाहिए था कि इस देश को ज्ञानेश कुमार से बचाना था, वो ना वो बचा पाए और ना अब ये बचा पाएंगे। ये अगर मान ले स्ट्राइक डाउन करते हैं तो रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी नहीं। क्या पता ये डिमांड कर पाएंगे कि नहीं।
कायदे से तो हमने तो कोर्ट में जनता ने इस कानून को ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयोग बनने के 1.25 साल पहले उसको चुनौती दी थी। 4 जनवरी या 6 जनवरी 2024 का केस है और ये बना है आते जो है तांडव नृत्य चालू किया है मार्च 2025 में। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही थी? जनता पूछेगी कि नहीं पूछेगी? आपके पास इससे बड़ा कौन सा केस था जनहित का? जरा ये बतावें हमको, कौन सा ऐसा केस था? निर्दोष लोगों को जेल में रखने का केस था, उसके लिए तो टाइम था। क्यों नहीं सुना आपने? सक्सेसिव जजेस शुड टेल द नेशन व्हाई, क्योंकि उन्होंने ही ज्ञानेश कुमार को वहां बैठाया है। तो आपका जो सवाल है वो ये होना चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट में इतनी हिम्मत होगी कि अपने उसको स्ट्राइक डाउन करके रेट्रोस्पेक्टिवली उसको अप्लाई करें और कहें यू गेट आउट। तभी जो है सुप्रीम कोर्ट की साख बचेगी और वो जो जज ये काम करेगा उसको लोग जस्टिस खन्ना का सम्मान देंगे, क्योंकि इनकी चार्जशीट बहुत बड़ी है। आज तक किसी आदमी ने देश में 10% वंचित लोगों का वोट नहीं काटा है और ये सारा भाजपा से मिलकर ये काट रहे हैं। ये है इनके ऊपर एलिगेशन और केवल सत्ता पक्ष जो है ज्ञानेश कुमार के फेवर में है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। सारा विपक्ष एकजुट है और सत्ता पक्ष का वोट केवल 35 से लेकर 40% है। 60% जनता जो है और ऑपोजिशन इस अपॉइंटमेंट के खिलाफ है, जिसको कि इन्होंने नहीं टेकअप किया। ये उनको समझना चाहिए कि जनता आपके बारे में क्या सोच रही है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या सोच रही है। आपने उनको क्या मजबूर किया सोचने के लिए? एसआईआर को बरकरार रखा और ये केस आपने लिया नहीं, क्यों नहीं लिया? ये बात है। बिल्कुल। अब सर एक चीज और, जो अब जो स्थिति बन चुकी है, ज्ञानेश कुमार अब बैठ चुके हैं, सरकार के लिए जो कुछ भी करना है वो कर रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम का जिक्र किया है, एसआईआर में भी कुछ ठोस सामने नहीं आया। अगर एसआईआर में भी जो सुनवाई सही से, चुनाव आयुक्त नहीं बने होते, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं होते, वैसे ही अगर सुनवाई सही से हो गई होती तो देश में एसआईआर नहीं होता, एसआईआर में पश्चिम बंगाल का चुनाव नहीं हो रहा होता। ये सारी चीजें तो जुड़ी हुई हैं। फिर लोगों का डर इस एक पर्टिकुलर सुनवाई में ही क्यों दिखाई दे रहा है? नहीं, वो तो अपने को हटाने तो के अब लिए, क्यों हो रहा है? जस्टिफाई करने के लिए कि हम नहीं सुनना चाहते हैं। वो सरकार के खिलाफ ये जजमेंट नहीं देना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, इसकी भी कुछ हिस्ट्री है, वो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो वो इसलिए आज वो उसका वो ले रहे हैं। और जहां तक इनका सवाल है, तो जिस तरह से इन्होंने अभी अफसरों को हटाया है और आज ममता बनर्जी ने ये इल्जाम तो लगा ही दिया कि अब तो प्रेसिडेंट रूल पर चल रहा है। अगर जो है बंगाल में स्थिति बिगड़ती है तो मैं जिम्मेवार नहीं होंगी, आपकी जिम्मेवारी है, आप चला रहे हो, ये प्रेसिडेंट रूल हो गया। इसका कोई जवाब है? ये बात आप समझिए ना कि किस तरह से आपकी डेमोक्रेसी की शाख गिरी और पक्षपाती आदमी को बनाने में आपका सबसे बड़ा सहयोग है। ये आपके ऊपर जो है लोग की सोच है कि अगर आप सही समय में, वहां पर टैंक चल रहा है, वहां पर बंदूक लेके आया है, आपके पास टैंक है, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आपके पास पावर है, आप कर सकते थे, आपने नहीं किया, तो लोग कहेंगे ना, लोग सोचेंगे ना। क्या आप लोगों की अब सोच भी रोक देंगे? बोलने पर तो रोक लगाया ही दिया, पोस्टिंग के ऊपर आप जो देख रहे हैं, आप लोगों के वो जो है सब कुछ रिमूव हो रहे हैं। जॉन डो ऑर्डर, अभी ये आप देखिए क्या नाम है ये जो हमारे ऑयल मिनिस्टर की जो लड़की है वो कोर्ट चली गई और कही कि एप्स्टीन का जितना मामला है हर आदमी उसको रिमूव करे। तो आप जरा देखिए इस देश में हो क्या रहा है। तो आप सही बात भी एप्स्टीन की नहीं छाप सकते, तो ये हाल है। तो ये आप इसको भूल जाइए, ये अपनी शाख को देखें। लोग इनकी अभी इज्जत करते हैं, ये नहीं कहते हैं, लेकिन वो भी दिन दूर नहीं है
कि अगर इतना पक्षपात होगा तो लोग कहीं ना कहीं तो कहेंगे ही। नहीं तो ऐसे ऐसे उदाहरणों से क्या इज्जत बच जाएगी? ऐसे उदाहरणों से नहीं, क्या जो भरोसा खोया है वो लौटेगा? जिस तरह से भाई भतीजावाद हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, केवल 18% में SC ST और बैकवर्ड हैं, 82% अपर कास्ट के लोग हैं, स्वर्ण वर्ग के लोग हैं जिनका चयन हो रहा है। जितना मतलब कि आप समझिए कि एंटी रिजर्वेशन और वुमेन, कोई वुमेन अगर आ जाए तो ये उनके पीछे पड़ जाते हैं। तहिल रमानी के पीछे जिस तरह से गोगोई पड़ा, और जो उसके ऊपर कोई करप्शन चार्जेस नहीं थे, केवल 1.5 करोड़ का उसने लोन लिया था, उसके पीछे पड़ के उसके ऊपर जो है उसने इंक्वायरी लगा दी CBI और IB की, खुद लगवाई। और जहां पर 7.5 करोड़ से ऊपर का अंडर वैल्यूएशन था और करप्शन था बेल के ऊपर, उसके ऊपर कुछ नहीं किया, उसको ये रिवॉर्ड किया गोगोई ने। तो ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, लोग जानते हैं, लेकिन इज्जत करते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। तो आपको एहसास होना चाहिए। वो वहां पर जो दोनों तीनों वकील खुले हुए वो खड़े हुए थे, तीनों को मालूम है, लेकिन तीनों में कोई नहीं बोले। सर CC के मामले में जो सुनवाई चल रही है, उस मामले में अब कोई उम्मीद बची हुई मानी जाए या सब सारी उम्मीदें खत्म मानी जाए? नहीं नहीं, वो है ना, वो क्या कहते हैं, वो अस्तबल से घोड़ा भाग गया, तब आप अस्तबल बंद कर रहे हो। वो तो करेंगे ही, स्ट्राइक डाउन नहीं होगा तो वो भी जज जो है उसको लोग 50 साल तक याद करेंगे, जिस तरह से लोग AN रे को याद करते हैं, उससे भी बुरे तरह से याद करेंगे। तो वो तो होगा, लेकिन अस्तबल से घोड़ा तो भाग गया, डेमोक्रेसी तो चली गई। 10% भाजपा ने इस बेईमान चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट तो काट लिए, और सुप्रीम कोर्ट देखता रहा, कार वहां गुजर गया। यह बात है। अब कुछ भी फैसला आवे, किसी में हिम्मत नहीं है कि रेट्रोस्पेक्टिवली उसको अप्लाई करें और ये कहें कि इस कारण से इसने पक्षपात किया और इस तरह का चुनाव आयोग कभी नहीं आना चाहिए। नहीं तो अगर यही कह देंगे तो फिर तो पीछे के सारे चुनाव पर भी सवाल उठने लग जाएगा, जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता के मुख्य चुनाव आयुक्त रहते होंगे। लोग तो कह ही रहे हैं कि जनरल इलेक्शन आपने जो है ये खोटे सूची से जीती है, तो फिर उस पर तो मुहर लग जाएगी ना सब कोर्ट की। तो मुहर तो लगी जाए भाई, आप जीत गए, पावर में हैं, अब बेईमानी करके ये बिहार जीत गए, अब उसके बाद ये गए, जब तक इलेक्शन है तब आप कोर्ट जाइए तो कहेंगे सुनेंगे नहीं, इलेक्शन चल रहा है, चुनाव आयोग का सब भी पावर है, जब खत्म हो जाए तब आइए। खत्म हुआ तो आप गए और कहे कि ये घूस लेके इसको जो है ये जीत गए, तो आप इसको ये करिए, क्या कहते हैं, खारिज करिए ये चुनाव को, वो बिगड़ गए। हाँ, आप सावर ग्रेप्स, आप हार गए तब आ रहे, जाइए हाई कोर्ट। आप हर चीज के लिए तर्क है, समय पर नहीं आइए तब तर्क है, समय पर आए तब तर्क है, नहीं आए तब तर्क है। अब हाईकोर्ट जाइए, अब वहां पर आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी से बिहार में ये जीत सकते थे? सपने में भी किसी ने नहीं सोचा। CGI साहब की जो इमेज की चिंता है, जिस पर हमने बात शुरू किया, जो आपने बहुत विस्तार पूर्वक बताया, ये जो चिंता है, इस चिंता को क्या देर आए दुरुस्त आए के तौर पर देखा जाए कि नहीं देखा जाए, या ये भी खेल है? देर आए नहीं, ये सब कन्वीनियंस वाली बात है, इनको मालूम है, सबको ही को मालूम है। जिस दिन ये चीफ जस्टिस, जिस दिन ये नहीं सुने, मालूम था ये टालते जाएंगे, लेकिन इतनी वीक एक्सक्यूजेस देते थे जब भी टाला। मैं आपको बताता हूँ, इनके भी रजीम में बहुत टला है ये। 19/3 को आया, 16/4 को रिलीज हुआ, 14/5 को हुआ, 24/7 को हुआ, 14/10 को हुआ, 11/11 को हुआ, 11/12 को हुआ, और अभी 10/3 को हुआ। मतलब कि इनके पास आने के बाद, और 2 बार मेंशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार लिस्ट हुआ। ये काम तो पहले दिन कर सकते थे कि भाई आई एम, इनको तो मालूम था कि आई एम इन लाइन टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और मैं इसको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूं,
मेरे पास समय नहीं है, मैं लाइन से सुनता हूं, मेरे लिए हर केस बराबर है, तो उस दिन कह देते कि कोई और सुन ले। ना सुनेंगे ना सुनने देंगे, ये बिल्कुल। बात। अब न सुनेंगे न सुनने देंगे कि हिसाब किताब में देश को यहाँ तक तो पहुंचा ही दिया है सीजीआई साहब ने। अब रही बात जो इस इमेज बचाने की और इमेज की चिंता की, तो वो देश को समझ में आता है सीजीआई साहब कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। और जो नहीं समझ पाते उनके लिए अरुण सर ने बहुत विस्तार पूर्वक चीजों को समझा ही दिया है। कुल मिला के इस मामले में देश को बहुत कुछ हासिल होता हुआ दिख नहीं रहा है। अब सीजीआई साहब इससे सुनवाई छोड़ करके भी सुप्रीम कोर्ट की इस जो क्षतिग्रस्त हो रही है इमेज, जो डाउन हो रही है, उसको बहुत ऊपर नहीं उठा पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए और इस पूरे मामले को इतने आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। थैंक यू सो मच सर।